Hello and welcome everyone to our channel Psycho. So we will start today with our part 4 of 2021 का solved paper, ठीक है, with answer की। हम स्टार्ट करने वाले हैं 2021 का पार्ट 4। 21 से लेके 30 तक हमने कवर कर लिया था। 21 में हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी सेटिस्फाइड, ठीक है। सेटिस्फाइड कैसे? जिसमें हम क्या बात करते हैं, कौन से टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने बात की थी किसकी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग, लोभ का परिहार, है ना। ताकि हम अगर क्रेव ही नहीं करेंगे तो हमको क्या होगा? डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31 स्टार्ट करने से पहले हमको जो बात ध्यान रखनी है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने पढ़ा था बुद्धि के बारे में, ठीक है। व्हाट इज इंटेलिजेंस हमने देखा। इसकी शुरुआत कब हुई, है ना, इस टेस्टिंग की, इंटेलिजेंस टेस्ट की शुरुआत कब हुई, ये भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि सबसे पहला जो टेस्ट बनाया था उसमें जो आईक्यू का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया, तो क्या फॉर्मूला था वो ये फॉर्मूला था। ये सब हमने देख लिया लास्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस क्या होता है? आपकी जनरल एबिलिटीज, चीजों को रेशनलाइज करने की, और कई सारी इसके थ्योरीज एंड थ्योरम्स एंड डेफिनेशंस हैं, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी, क्या आपको लगता है ये दो चीजें सिमिलर है या डिफरेंट है? आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी आर बोथ सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? जो भी आपको लगता है आप नीचे कमेंट करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 31 के ऊपर और वो देखते हैं वो हमसे क्या बात करता है। ओके, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 31। ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कल्चर फेयर टेस्ट, ठीक है। आपको 4 टेस्ट दिए हुए हैं: भाटियाज बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस, काउफमैन्स इंटेलिजेंस टेस्ट, वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल एंड नाग्लियरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। भाटिया का बुद्धि परीक्षण समूह, कॉफमैन बुद्धि परीक्षण, नाग्लियरी अवाचिक योग्यता परीक्षण एंड वेशलर वयस्क बुद्धि मापनी, ठीक है। तो ये आपको 4 टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको 4 टेस्ट दिए हुए हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको मालूम ये होना चाहिए कि कल्चर फेयर क्या होता है ना। संस्कृति मुक्त परीक्षण, ठीक है। संस्कृति मुक्त परीक्षण क्या होता है? तो कल्चर क्या होता है? जैसे हमारा कल्चर है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बिलोंग करते हैं इंडिया से, ठीक है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। और ये साइकोलॉजी फिलोसफी आई कहाँ से? ये आई है वेस्ट से, ठीक है। तो ये कल्चर हुआ, कल्चर नंबर 1 वेस्ट, कल्चर नंबर 2 इंडिया, ठीक है। या फिर इसको वेस्ट और एशिया भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और हम नीचे मान लेते हैं एक दूसरा कल्चर है, कहाँ पे? हम मान लेते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये 3 कल्चर हमारे पास हैं, ये हम मान के चलते हैं अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है। वेस्टर्न नंबर 1, इंडिया नंबर 2 मतलब एशिया, एंड देन लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। थोड़े से अलग रहते हैं ये, तो ये हम मान सकते चलते हैं कल्चर नंबर 3, ठीक है। तो ऐसा कोई टेस्ट, ऐसा कोई परीक्षण बुद्धि का, ठीक है, बुद्धि का दिया हुआ है, बुद्धि का कि क्या करेंगे, जो वेस्ट में भी काम करे, आपके एशिया में भी काम करे, इंडिया में भी काम करे, एंड देन आपकी जो तीसरा कल्चर है वहां भी काम करे, या फिर इन दो के बीच काम करे, ठीक है, वो टेस्ट, या फिर इन दो के बीच काम करे, इन दो के बीच काम करे। अगर आप तीनों को लेके चल रहे हैं तो यहाँ वेस्ट में, इंडिया में एंड लक्षद्वीप में, तीनों जगह ये वाला के जो टेस्ट है ये क्या देना चाहिए? ये सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर इन द सेंस कि वेस्ट वाला भी इसको कर पाए, एशिया वाले भी कर पाए, एंड देन जो थर्ड कल्चर है वहां के लोग भी कर पाए, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं? हमारी संस्कृति में जो डिफरेंसेस हैं उसको मान सकते हैं। सिंपल से ऐसा मानिए आप कि दिवाली, है ना, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, दिवाली एशिया में मनाते हैं, ठीक है, इंडिया में मनाते हैं मान के चलिए, एंड देन वेस्ट में इसको नहीं मनाते, ठीक है। तो ये क्या है? ये कल्चर डिफरेंस है, ठीक है। वहां पे आप क्या करते हैं? वहां पे आप हेलोवीन मनाते हैं, हेलोवीन, ठीक है, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, भूत वगैरह बन के घूमते हैं, वहां पे हेलोवीन होता है। लेकिन इंडिया में इस टाइप का कोई भी कल्चर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ इतना वेग एग्जांपल नहीं, बात हम किसकी करेंगे? बात करेंगे हम टेस्ट की, ठीक है। जब साइकोलॉजी में कोई भी परीक्षण होता है, कोई भी टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? वो कल्चर फेयर होना चाहिए। मगर अगर मान लीजिए वो आईक्यू टेस्ट कर रहा है कहाँ पे? वेस्ट में, ठीक है, टेस्ट 1 से लेके, टेस्ट 1 से अगर वो आईक्यू मेजर कर पा रहा है, वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है, ठीक है, वैलिड है, वैध है, ठीक है, तो वही आईक्यू टेस्ट T1 कहाँ वैलिड होना चाहिए? आपके इंडिया में भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई टेस्ट है, ऐसा कोई टेस्ट है
ठीक है, IQ का हो सकता है या किसी भी और चीज का, लेट सपोज XYZ टेस्ट भी अगर कोई है, वो कल्चरली फेयर कब होगा, जब वो दो कल्चर्स में सिमिलर रिजल्ट देगा, ठीक है, या फिर जो वो टेस्ट करना चाहता है वो टेस्ट करेगा, मींस वो वैलिड भी होना चाहिए, ठीक है, जो मेजर करना चाहता है वो प्रॉपरली मेजर करे, ठीक है। तो ये होता है आपका कल्चर फेयर टेस्ट, संस्कृति मुक्त परीक्षण। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें से केवल आपने एक ही टेस्ट या स्केल के बारे में कई बार सुना होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। और अब बात करेंगे हम कल्चर की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप ये नाम पढ़ रहे हैं भाटिया, है ना, भाटिया, आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये कौन से कल्चर से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके इंडिया से, ठीक है, इंडियन कल्चर से रिलेटेड है ये। देन जैसे ही आप बैचलर पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कहाँ पे हुआ था ये, ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जो बैचलर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, ये कहाँ काम करेगा, ये वेस्ट में काम करेगा, ठीक है। मे बी इंडिया में कर सकता है, लेकिन अभी के लिए हम मान के चलते हैं ये कहाँ पे काम कर रहा है, वेस्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए इसका आंसर नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम कैसे इसको रेशनलाइज करके, है ना, रेशनलाइज करके कैसे इसको हम समझ सकते हैं अपनी लॉजिकल थिंकिंग से। अगर कोई टेस्ट कल्चर फेयर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया एंड वेस्ट दोनों जगह काम करेगा, एशिया एंड वेस्ट दोनों जगह काम करेगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाटियाज बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये निकाली क्यों गई होगी, ये क्यों निकाली गई होगी, जरा सोचिए। ये इसलिए निकाली गई होगी क्योंकि ये हमने साइकोलॉजी कहां से उधार ली है, हमने ली है इसको वेस्ट से, ठीक है, इसको हमने कहां से उधार ली है, वेस्ट से लिया है हमने, ठीक है। तो जब इंटेलिजेंस के इतने सारे टेस्ट बन चुके हैं, ठीक है, IQ के टेस्ट, ठीक है, सिमोन बेनेट टेस्ट, वेशलर का टेस्ट, ये सारे टेस्ट बने हुए हैं, फिर भाटिया जी को क्या जरूरत पड़ी टेस्ट बनाने की, ठीक है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि क्या आ रहे होंगे वहां पे सांस्कृतिक डिफरेंसेस आ रहे होंगे, कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे होंगे, ठीक है, इसलिए क्या बनाया उन्होंने, भाटियाज बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब क्या आपको लगता है कि अगर भाटिया जी ने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में रख के इसको बनाया तो वो वेस्ट में भी सेम एप्लीकेबल होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इतनी थिंकिंग तो हम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया। भाटियाज बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे हम एग्जाम के बाद आपके, ठीक है, और डिटेल में करेंगे इसकी डिटेलिंग, ठीक है। फिर आप ये समझ गए भाटिया वाला आपका आंसर नहीं है कल्चर फेयर टेस्ट के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कॉफमैन इंटेलिजेंस टेस्ट और वेशलर, ठीक है, तो वेशलर को भी हम मान के चलते हैं, अगर ये वेस्ट में काम कर रहा है तो इंडिया में इसके चांसेस कम है कि ये टेस्ट काम करेगा, ठीक है, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस के, ओके। और फिर आपके पास दो ऑप्शन क्या बचते हैं, आपके पास बचता है काउफमैन्स इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना, एंड देन आपके पास नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कॉफमैन वाला भी जो है आपको समझ में आ रहा हो नाम से, थोड़ा सा विदेशी नाम है ये, है ना, तो ये इंडिया में काम या फिर एशिया में या फिर अदर किसी कल्चर में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो तीन टेस्ट जो हमने देखे कल्चरल फेयर कौन से नहीं है, भाटियाज, कॉफमैन्स एंड वेशलर। करेक्ट आंसर है आपका नागलेरी अवाचक योग्यता परीक्षण, ठीक है, नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। थोड़ा सा और अपनी थिंकिंग को अगर आप बढ़ाएंगे, है ना, और थिंकिंग को बढ़ाएंगे अपनी, और कॉग्निशन को इस्तेमाल करेंगे, आप संज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, तो आप गेम यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेलिजेंस, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेलिजेंस, एंड यहाँ पे क्या लिखा है अगेन, इंटेलिजेंस। बट क्या आपको ऑप्शन नंबर 4 में इंटेलिजेंस दिख रहा है, ठीक है, तो यहीं से हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर 4, नागलेरी अवाचक योग्यता परीक्षण। क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखिए, जब भी आप IQ की बात करेंगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो कौन कौन से अलग अलग स्केल्स पे नापा जाता है, ठीक है, आपकी विजुअल स्पेशियल एंड जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है उन सबके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अवाचिक, मतलब आपको बोलने वगैरह की जरूरत नहीं है, नॉन वर्बल या पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रीडिंग राइटिंग उसमें से हटा दी गई है, ठीक है। ऐसा एबिलिटी का टेस्ट है, ठीक है, योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अमेरिका में, इंडिया में, जापान में एंड लक्षद्वीप में, ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पे NNAT काम कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, है ना, तो यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो सिमिलर इंडिया में भी नहीं बोलेंगे, है ना, यहाँ पे भी नहीं बोलेंगे, इस कल्चर में भी, एंड देन यहाँ पे भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जब हमको बोलने की जरूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट को हम कल्चरली फेयर टेस्ट मान सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है क्या। तो ये जो आपका नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है, नागलेरी अवाचक योग्यता परीक्षण है, ये क्या जानना चाहता है, ये जानना चाहता है आपकी रीजनिंग, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अवाचक योग्यता नॉन वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटीज, ठीक है, आप कितना सोच सकते हैं, रीजन कर सकते हैं, प्लस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है।
अब चूंकि ये क्या है, ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, तो इसमें क्या नहीं होते हैं, इसमें आपके वर्ड्स, लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सब नहीं होती हैं। इसलिए क्या बनाता है ये इस टेस्ट को कल्चरली फेयर टेस्ट बनाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ NN80 सबसे पहले आया था, देन NN82 आया, एंड देन रिसेंट में जो चल रहा है वो है आपका NN83, नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो आपका नागलेरी टेस्ट है, ये किस टाइप का टेस्ट होता है, ये आपका एक MCQ टेस्ट है। जैसे आप नेट के एग्जाम में MCQ दे रहे हैं, एक इसी प्रकार का टेस्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं, मेनली आपके पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, आपके पिक्चर्स होते हैं, एंड देन उसमें और डायग्राम्स वगैरह भी होते हैं। क्योंकि ये क्या है, सोनली एंड सोनली अवाचिक योग्यता है ना, बोलने पढ़ने की जरूरत नहीं है, अवाचिक योग्यता का परीक्षण है, नॉन वर्बल है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कल्चरली फेयर टेस्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 31 समाप्त होता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, नागलेरी अवाचिक योग्यता परीक्षण। ऑलराइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 32 में क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना, प्रोजेक्टिव मेजर्स पर्टिकुलरली इंक ब्लॉट टेस्ट। आपने कौन से इंक ब्लॉट टेस्ट का नाम सुना है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रक्षेपित मापक विशेष कर स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, सूचकांक निम्नलिखित में से किसका मापन करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये पूछ रहा है कि जो सूचकांक है स्याही धब्बा परीक्षण सूचकांक, ठीक है, ये किसका प्रक्षेपित मापक विशेषश क्या करते हैं, किस चीज का मापन करते हैं, ये आपसे सवाल पूछा है। ऑप्शन में दिया है आपको नोवेल्टी कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी, मीनिंग कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी, डोमेन स्पेसिफिक क्रिएटिविटी एंड जनरल क्रिएटिव पोटेंशियल। सृजनात्मकता में नवीनता का संदर्भ, सृजनात्मकता का आशयात्मक संदर्भ, विषय विशिष्ट सृजनात्मकता, सामान्य सृजनात्मक विभव, ठीक है। तो ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है ना, ये किस प्रकार का मेजर है, एक प्रोजेक्टिव मेजर है, ठीक है, एक प्रोजेक्टिव मेजर है, और भी कई सारे हैं, लेकिन एक प्रकार का प्रोजेक्टिव मेजर कौन सा है आपका, इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहां हमने इस इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ी सी डिटेलिंग की थी, तो जाके आप उसको लिंक के थ्रू नीचे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। और हमको क्या दिया है यहाँ पे, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे बात किसकी होगी, इस टेस्ट के अंदर आपकी क्रिएटिविटी की होगी, यानी कि ये टेस्ट चाह रहा है कि आप कितने क्रिएटिव वगैरह हैं वो सब बताइए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, क्या आपकी क्रिएटिविटी में कुछ नवीनता है, कुछ न्यू थिंग है, ठीक है, नोवेल्टी कंटेक्स्ट है आपकी क्रिएटिविटी में, या फिर आपके क्रिएटिविटी में आशयात्मक संदर्भ है ना, मीनिंग है आपकी उस क्रिएटिविटी में, या फिर विषय विशेष सृजनात्मकता है, डोमेन किसी पर्टिकुलर डोमेन में है ना आपकी क्रिएटिविटी बता रहे हैं आप, ठीक है, या फिर आप सामान्य सृजनात्मक विभव जनरल क्रिएटिव पोटेंशियल इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो इंक ब्लॉट टेस्ट है कौन से इंडेक्स पे काम करता है, ये काम करता है आपके सृजनात्मकता का आशयात्मक संदर्भ, ठीक है, मीनिंग कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, आप करना क्या चाहते हैं वो ये पूछना चाहता है आपका, ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट, जाके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 23 के ऊपर। इसमें बताने ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा खास, चलते हैं प्रश्न नंबर 33 के ऊपर। ऑलराइट, प्रश्न नंबर 33 में when a target is defined by just one distinctive feature which is available on its feature map, ठीक है, and it calls attention to itself is known as binding effect, pop out effect, conjunction effect and orienting effect। जब एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए जो कि उसके वैशिष्ट गुणमान चित्र में शामिल है और यह अवधान को अपनी तरफ खींचता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब प्रश्न क्या आपसे पूछना चाह रहा है कि आप मान लीजिए आपका कोई केवल एक लक्ष्य है, ठीक है, जिसका क्या है एक विशिष्ट लक्षण है, उससे उसको परिभाषित किया गया है, ठीक है, और वो साथ साथ कहाँ पे है आपके वैशिष्ट गुण मानचित्र में शामिल है, आपका जो फीचर मैप है उसमें वो अवेलेबल है ना। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली अटेंशन को कॉल करता है, इसे क्या कहेंगे, क्या इसे बाइंडिंग इफेक्ट, पॉप आउट इफेक्ट, कंजंक्शन इफेक्ट एंड ओरिएंटिंग इफेक्ट। सिंपल एंड सिंपल क्या है आपका ये है आपका पॉप आउट इफेक्ट, ठीक है, प्रकटीकरण पॉप आउट, है ना। पॉप आउट मतलब क्या होता है, कोई चीज जब उछल उछल के आती है सामने, है ना, उछल उछल के सामने आती है आपके आंखों के सामने, वो क्या है, पॉप आउट। मान लीजिए वहां पे क्या है 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 12 लोग खड़े कर दिए हमने, ठीक है, लेकिन आपकी आंखें जिसको ढूंढ रही है ना, वो कौन है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इतने सारे लोगों के बीच भी आप किसको देखेंगे, इस व्यक्ति को देखेंगे। तो यही है आपका पॉप आउट इफेक्ट, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके इफेक्ट हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में एग्जाम के बाद। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 34 के ऊपर। ओके, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। Which one of the following is the nearest parametric alternative to Kruskal-Wallis test? ठीक है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज क्रुस्काल वालिस टेस्ट। ये क्या टेस्ट होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है
जो क्या है आपका नॉन पैरामेट्रिक है, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। एंड क्रुस्काल-वालिस परीक्षण का समीपस्थ परामितिक विकल्प क्या पूछा है, ठीक है, नियरेस्ट पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव, ठीक है, जबकि ये क्या है एक नॉन पैरामेट्रिक है, लेकिन फिर भी आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एक नियरेस्ट पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ क्रुस्काल-वालिस टेस्ट जो है वो आपका क्या है एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्योंकि ये क्या करता है कितने आपके 2 और मोर ग्रुप्स, ठीक है, 2 और मोर ग्रुप्स से ये रिलेट करता है, मेनली किसके लिए, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये काम करता है 2 और मोर ग्रुप्स के लिए। ये किसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है आपके व्हिटनी यू टेस्ट का, ठीक है, व्हिटनी यू टेस्ट का एक्सटेंशन है ये। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि व्हिटनी यू टेस्ट जो है ये किसके लिए काम करता है, ये केवल 2 ग्रुप्स के लिए काम करता है, ठीक है, व्हिटनी यू टेस्ट। लेकिन उसी का एक्सटेंशन निकाल के क्या लाए इन लोग लेके आए क्रुस्काल-वालिस टेस्ट, जो क्या है एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और ये 2 और मोर ग्रुप्स के लिए काम करता है, जो कि क्या शो करेंगे, जो आप शो करेंगे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, डोंट वरी, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, ओके। इसके साथ साथ अब देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया है। ऑप्शन दिया है स्वतंत्र प्रतिचयन टी परीक्षण, युग्मित प्रतिचयन टी परीक्षण, स्वतंत्र समूहों के लिए एक देशीय अनोवा, पुनरावृत्तिक मापों का एक देशीय एनोवा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट, वन वे एनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, वन वे एनोवा फॉर रिपीटेड मेजर्स, ठीक है। तो आपको केवल जितनी जानकारी अभी दी उसके आधार पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए काम करेगा, ये एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, साथ ही साथ ये 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स के बीच अगर हमको देखना हो, और ये किसके लिए काम करेगा, ये काम करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट कहाँ दिख रहा है आपको, इंडिपेंडेंट यहाँ एंड यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन 3 या 1 में से कोई एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी का अगर एक नाम बताएं तो इसका नियरेस्ट पैरामेट्रिक जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, वन वे एनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स भी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि क्या है इसका नियरेस्ट पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव है। ये आपको यहाँ पे समझा नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफी डिटेलिंग करनी पड़ेगी इसके बारे में, शुरू से टेस्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना क्या याद रखिए, क्रुस्काल-वालिस टेस्ट जो है वो क्या करता है, वन वे अनोवा भी इसे कहा जाता है, वन वे अनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे इंडिपेंडेंट पे जोर दिया था, है ना, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स पे काम करेगा ये वन वे अनोवा, मतलब स्वतंत्र समूहों के लिए एक देशीय अनोवा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये किसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है आपका व्हिटनी यू टेस्ट का, ठीक है, व्हिटनी यू टेस्ट इसका एक्सटेंशन है, इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो व्हिटनी यू टेस्ट है किसके लिए काम करता है, मान लीजिए आपसे परीक्षा में सवाल पूछ ले तो ये 2 ग्रुप्स के लिए बस चेक कर पाता है ना, 2 ग्रुप्स के लिए चेक कर पाता है, जबकि ये 2 और मोर ग्रुप्स के लिए चेक करेगा। और क्या चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, इसको हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 के अंदर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 35, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। किस सिद्धांत में निर्धनता, है ना, पोवर्टी, काफी आपका हॉट टॉपिक रहा है 20-21 के सवालों में, का अवधारण, है ना, समाज में पृथककृत वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है। मींस विच थ्योरी डिटरमाइंस पोवर्टी एज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। पोवर्टी क्या है, एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की बजाय एक क्या हो गई है, धीरे धीरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है ऑफ सेपरेटेड क्लासेस इन सोसाइटी, ठीक है। एक आते हैं अपर क्लास, मिडिल एंड लोअर, ठीक है। तो आप ये जो सेपरेशन देख रहे हैं ये इकोनॉमिक के आधार पे तो है ही, लेकिन अब क्या हो गया है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो गई है पोवर्टी, ठीक है। तो कौन सी थ्योरी इस बात को डिस्कस करती है, डिटरमाइन करती है, वो बताना है। ऑप्शन है गुणारोपण सिद्धांत, अवक्षयी स्वनियंत्रण सिद्धांत, निर्धनता के बहुकारक सिद्धांत एंड दूरी का सिद्धांत, ठीक है। तो सिंपल एंड सिंपल क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, डिस्टेंसिंग थ्योरी, ठीक है। क्योंकि देखिए अपर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के बीच क्या होता जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस होता जा रहा है, ठीक है। एक किस प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होती जा रही है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये डिस्टेंसिंग थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी नहीं है तो बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। डिप्लीटेबल सेल्फ कंट्रोल थ्योरी, अब यहाँ पे मान लीजिए पोवर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, आप दोनों ही आपस में क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एंड देन फैक्टर थ्योरी ऑफ पोवर्टी, ये सब क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 3, डिस्टेंसिंग थ्योरी, है ना, दूरी का सिद्धांत। ऑलराइट, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, हु ऑफ द फॉलोइंग emphasized nomothetic approach in personality research, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व अनुसंधान, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी रिसर्च में नियमान्वेषी उपागम पर बल दिया है, ठीक है। एक किस प्रकार की अप्रोच है आपकी, नियमान्वेषी अप्रोच है,
अल्पोर्ट, आइसेंक, जंग, 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 ठीक है। इसको आप जंग पढ़ें अगर आप इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। किसी के बहकावे में आके इसको युंग युंग ना करें अनटिल एंड अनलेस आपको जर्मन अच्छी तरह से आती हो, ठीक है। तो जस्ट केवल शो ऑफ करने के लिए कुछ लोगों ने चला के रखा है कि हम जुंग को युंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करें, बिल्कुल मत करें, किसी भी भाषा का के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, ठीक है। ये जंग लिखा हुआ है तो इसको जंग पढ़िए, जुंग पढ़िए, ठीक है, जैसा आपकी मर्जी वैसा पढ़िए, प्लीज इसको युंग मत पढ़िए, है ना, कहीं भी सेंस नहीं करता। कार्ल युंग, युंग क्यों पढ़ेंगे आप, जे लिखा हुआ है, आप इंग्लिश बोलते हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, देन वाई ओनली यू आर सेइंग इट इज वाई, ठीक है, ठीक है। तो वो होते हैं, क्या बताएं अब, ठीक है। फिर भी इसको, लेकिन जो भाषा के ऊपर काम करते हैं उनको इस प्रकार की चीजें सुन के काफी अफसोस होता है, ठीक है। तो आप भी ट्राई करें कि काल जुंग पढ़ें एंड युंग ना पढ़ें, ठीक है। युंग पढ़ना है तो यंग पढ़ लीजिए आप, ठीक है, जुंग ना पढ़ें, ठीक है। या फिर जो अगर जुंग को युंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको कहिए कि आके इसको भी पढ़िए आप, ठीक है, इसको भी पढ़िए आप अच्छे से, इसका भी प्रोनाउंसिएशन करिए आप, ठीक है, देन इसका भी प्रोनाउंसिएशन करिए आप, ठीक है, इसका प्रोनाउंस करवाइए उन लोगों से, देन आपका इसका प्रोनाउंसिएशन करवाइए, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन करवाइए आप लोग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अगर आपको जर्मन बोलनी है तो बोलिए इनके नाम, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की, हु ऑफ द फॉलोइंग एम्फसाइज नोमोथेटिक अप्रोच। तो देखिए हम पढ़ते हैं दो टाइप की अप्रोचेस पढ़ते हैं, दो टाइप के उपागम हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से हैं वो है, पहला जो है आपका वो है इडियोग्राफिक, है ना, इडियोग्राफिक। एंड दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका नियमान्वेषी यानी कि नोमोथेटिक, नोमोथेटिक, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले के लिए इसके लिए हिंदी नाम बता देंगे आपको, डोंट वरी। लेकिन अभी हम देखते हैं नोमोथेटिक कौन सा है आपका, नियमान्वेषी, ठीक है। तो मान लीजिए प्रश्न में अगर नियमान्वेषी दिया है तो इसको फॉलो करेंगे, एंड अगर मान लीजिए नियमान्वेषी नहीं दिया है तो कुछ दूसरा कुछ दिया हुआ है तो इडियोग्राफिक उसको आप समझिए, ठीक है, ओके। तो ये जो नोमोथेटिक अप्रोच में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये डेटा सर्वे को लेते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और इनका काम क्या रहता है, पूरा सोशल, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है, उनका जो भी रिजल्ट डेटा जो भी है एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वो खूब सारे लोगों के लिए, एक जनरल ऑडियंस के लिए वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इडियोग्राफिक वाले हैं पर्सनैलिटी के अंदर, इडियोग्राफिक वाले क्या करेंगे, वो केवल एक पर्टिकुलर केस पे या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन पे या एक पर्टिकुलर किसी चीज पे, एक्स चीज पे वही वो वर्क करेंगे, अप्लाई होगा, ठीक है। इतना सिर्फ ध्यान रखिए आप कि इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इडियोग्राफी एंड नोमोथेटिक। नोमोथेटिक वाले क्या है, ये चाहेंगे सबकी भलाई हो, ठीक है, सभी की भलाई पे काम करेंगे। एंड देन इडियोग्राफिक वाले क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए वो बात करेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, प्लीज इसको पढ़िए आप, जुंग को युंग पढ़ने वाले प्लीज इसको पढ़िए। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 आइजेंक, ठीक है। आइजेंक की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है वो किस प्रकार की है, एक प्रकार का नोमोथेटिक अप्रोच है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 बात करता है, आफ्टर बीइंग रॉब्ड बाय अ बॉय रिसेंटली द शॉपकीपर सेज बिवेयर ऑफ टीनेजर्स इन अवर कम्युनिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स हिज रिएक्शंस। एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है, हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए, उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है। एल्गोरिदम, उपलब्ध स्वतः शोध प्रणाली, प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली, जुआरी मिथ्य भ्रम, गैम्बलर्स पॉलिसी। एल्गोरिदम, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक एंड गैम्बलर्स पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो मालूम है कि एल्गोरिदम क्या होता है, पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसको आप करते जाएंगे, है ना। लेट सपोज दिस बी x प्लस वाई, ऐसे करते 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 आप प्रॉपर कहां पहुंच जाएंगे, आप बॉक्स आंसर में पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, ये है आपका एल्गोरिदम, ठीक है। मेन आपको जो सवाल में कंफ्यूज किया है वो किया है आपको, ये गैम्बलर्स पॉलिसी भी नहीं है, कंफ्यूज किया है आपको अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक से एंड रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक से, ठीक है। तो अब ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक होती क्या है, इसको हम देखते हैं। प्लेन क्रैश में 10 मारे गए, ठीक है। ये क्या है, आपने एक न्यूज सुनी, फ्लैश न्यूज, ठीक है, न्यूज फ्लैश कर रही है दिन में 24 घंटे कि प्लेन क्रैश हुआ एंड 10 लोग मारे गए। इसके बाद आपके मन में क्या आता है कि आई विल नेवर गो इन प्लेन, आई नेवर प्लेन, ठीक है, मैं कभी भी प्लेन में नहीं जाऊंगी,
ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आपको ऐसा लगता है कि ये जो एक्सीडेंट है, एयर एक्सीडेंट है ना, एरोप्लेन एक्सीडेंट जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल है आपके अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का। ठीक है, क्योंकि आपने क्या देखा यहाँ पे, आप अर्जेंसी देखी आपने। ठीक है, अर्जेंसी या फिर कुछ शॉकिंग या फ्लैश न्यूज आपने कुछ देखी, इसलिए क्या है ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है। लेकिन जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक है, ये क्या कर रहा है? कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपके एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहीं पे देखिए ये क्या हो रहा है, आफ्टर बीइंग रॉब्ड बाय अ बॉय रिसेंटली द शॉपकीपर सेज, बॉय लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार ने कहा कि हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। तो ये दुकानदार का क्या हो गया? ये एक्सपीरियंस हो गया। आई होप आपको आंसर मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसकी प्रतिक्रिया को कहते हैं निम्नलिखित में से प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली, है ना। उसने खुद ही शोध लगाया है कि ऐसे लोग समुदाय के किशोरों से क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाता है? कम्युनिकेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके बारे में? क्लाइंट का, बाय थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट के द्वारा। पर्टेन्स टू विच टाइप ऑफ काउंसलिंग स्किल्स? रिफ्लेक्शन, फोकसिंग, एम्पैथी, सोशल इन्फ्लुएंसर। केंद्रीकरण, सामाजिक प्रभावक, तदनुभूति एंड प्रतिबिंबन। ठीक है, सिंपल एंड सिंपल क्या है इसका आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबन। ठीक है, कहाँ का सामाजिक प्रभाव कर रहा है ये जो थेरेपिस्ट है? ये कोई इस टाइप का प्रभाव नहीं कर रहा है, ना ही कोई एम्पैथी है। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है वो उसकी आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पा रहा है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन कर रहा है, संप्रेषण कर पा रहा है उस चीज का। तो ये सिंपल एंड सिंपल किसका टाइप ऑफ काउंसलिंग स्किल्स है? आपकी रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई फोकसिंग नहीं है, एम्पैथी नहीं है, सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं है, ना ही केंद्रीकरण, ना ही सामाजिक प्रभावक एंड ना ही तदनुभूति। 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1, रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कहता है, voyeuristic and exhibitionistic disorders are included in which of the following in DSM-5? है ना, DSM-5 में किस टाइप के डिसऑर्डर जो है voyeuristic and exhibitionistic किस टाइप की चीजों में इंक्लूड किए जाते हैं? क्या ये सेक्सुअल डिसफंक्शंस है? क्या ये पैराफिलिक डिसऑर्डर्स है? अदर कंडीशंस दैट फोकस ऑन क्लिनिकल अटेंशन एंड डिसरप्टिव इंपल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। यौन संबंधी दुष्क्रिया है, पैराफिलिक विकार है, अन्य दशाएं हैं, या विघटनकारी संवेग नियंत्रण का आचरण विकार है। ठीक है, तथा आचरण विकार है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आपका जो ये कामदर्शी प्रवृत्ति है ना, कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्म प्रदर्शन का रोग, ठीक है ना, एग्जीबिशन करना है खुद का, डिसऑर्डर्स और वोयरिस्टिक यानी कामदर्शी प्रवृत्ति DSM-5 में किसमें इंक्लूडेड है? ये इंक्लूडेड है आपका पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। मेनली कंफ्यूज किया था आपको ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ वोयरिस्टिक, कामदर्शी या यौन संबंधी, इससे आप थोड़ा डिस्कस किया था, आपको डिस्टर्ब किया था। बट करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, पैराफिलिक विकार इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ओके। एंड इसी के साथ हमने 21 से लेके 30 एंड देन 31 से लेके 40 4 पार्ट में इसको कवर कर दिया है, आपके 2021 का नेट का पेपर। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 41 से लेके 50 तक। ऑलराइट, तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग। ठीक है, एंड मिलते हैं आपसे जल्दी। एंड प्लीज इस सवाल को अपने जहन से हटा दीजिए कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, जब भी होगा आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अभी होगा तो भी अभी आप पढ़ रहे हैं, नहीं होगा तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जब भी होगा आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम कब होगा केवल वो लोग पूछे, ठीक है, जिनको ये एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, जिनको नेट का एग्जाम कभी नहीं देना है, केवल वही लोग इस प्रकार के सवाल करें कि नेट का एग्जाम कब होगा। ठीक है, जो लोग नेट का एग्जाम देना नहीं चाहते केवल वही पूछे। ठीक है, क्योंकि जिनको देना है उनको तो देना है। ठीक है, हो सकता है कल भी हो जाए तो आपको जाके देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, ऑलराइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। छोटी सी वीडियो थी ये, कुछ लोग बोल रहे थे कि छोटी वीडियोस बनाइए, इसलिए 30 मिनट्स की वीडियो बनाई है। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।